हेलो स्टूडेंट्स, आइए पढ़ते हैं अपनी पाठ्य पुस्तक चितेश का पाठ नेताजी का चश्मा, जिसके लेखक हैं स्वयं प्रकाश जी। जब हम पाठ का नाम पढ़ते हैं तभी हमें इस पाठ में क्या है इसके बारे में थोड़ा थोड़ा पता लगने लगता है। पाठ का जैसे कि नाम हमने पढ़ा, नाम है नेताजी का चश्मा। नेताजी नाम आते ही हमें समझ में आ जाता है कि यहाँ पर बात नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बारे में की जा रही है। यहाँ पर लेखक ने हमें बताया है कि किस तरह हमारे देश के लोगों में, नई पीढ़ी में, आने वाले बच्चों में देशभक्ति की भावना जीवित है या मौजूद है। भले ही हमें ऐसा महसूस ना होता हो, लेकिन कहीं ना कहीं नई पीढ़ी के मन में भी देशभक्ति की भावना जागृत है। तो यहाँ पर लेखक बताते हैं कि जो ये कहानी है वह एक छोटे से कस्बे के बारे में है। कस्बा क्या होता है? कस्बा एक ऐसी जगह होती है जिसका विकास पूर्ण रूप से नहीं हुआ होता है और विकास की प्रक्रिया लगातार चल रही होती है। जैसे कि जो शहर होते हैं, शहर एक ऐसी जगह होती है जो पूर्ण रूप से विकसित होते हैं। गांव ऐसी जगह होती है जहां विकास का कार्य नहीं होता या उसकी ओर ध्यान ही नहीं दिया गया होता। वहीं इन दोनों के बीच की स्थिति है कस्बा वो जगह है जहां पर विकास का कार्य चल रहा होता है, धीरे धीरे उस जगह का विकास किया जा रहा होता है। तो ऐसे ही एक कस्बे की यह कहानी है। लेखक कहते हैं कि एक कस्बा था जिसमें मुख्य बाजार के चौराहे पर एक मूर्ति थी नेताजी सुभाष चंद्र बोस की। और वह किसने लगवाई थी? वहाँ उस कस्बे में एक नगर पालिका थी, एक मुख्य बाजार था, एक लड़कियों का स्कूल था, एक लड़कों का स्कूल था। तो इस तरह से कुछ चीज़ें थीं जो लोगों की आवश्यकताओं को पूरी कर रही थी। तो वहीं उस कस्बे के मुख्य बाजार के चौराहे पर वहाँ की नगर पालिका, जो कि बहुत क्रियाशील थी, जितनी उसकी आर्थिक रूप से सामर्थ्य होती थी उसके अनुसार वह कार्य कराती रहती थी। कभी कबूतरों की छतरी बनवा दी, कभी कुछ पेशाब घर बनवा दिए, कभी कोई अन्य कार्य करा दिया। इस तरह से वह अपनी सामर्थ्य के अनुसार कार्य कराती रहती थी। उसी नगर पालिका के एक बोर्ड ने यह निश्चय किया कि कस्बे के मुख्य बाजार के चौराहे पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति लगवा देनी चाहिए, ताकि उसे देखकर जो छोटे बच्चे हैं वह उससे प्रेरित हो सकें, कुछ सीख सकें, उनके बारे में कुछ जान सकें। और उस मूर्ति को देखकर बड़े लोगों के मन में भी यह इच्छा जागे कि वह बच्चों को उनके बारे में बता सकें। ऐसा सोचकर यह निर्णय लिया गया कि इस कस्बे के चौराहे पर, मुख्य बाजार के चौराहे पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति लगवा देनी चाहिए। अब सरकार के द्वारा यह प्रस्ताव पास हो गया, लेकिन मूर्ति नहीं लगी। धीरे धीरे समय बीतने लगा तो उन अधिकारियों को यह चिंता सताने लगी कि उनके कार्यकाल की जो अवधि है, उनकी जो शासनावधि है, जो कि सामान्यतः निर्धारित होती है, वह अवधि अब पूर्ण होने वाली है। और यदि वह अवधि पूर्ण हो गई और नए लोग कार्यरत हो गए तो यह निश्चय नहीं है कि जो पिछला अधूरा कार्य है वो पूरा होगा या नहीं। इसलिए अपने शासन के दौरान जो भी निर्णय लिए गए हैं या जिन भी कार्यों के लिए प्रस्ताव सरकार द्वारा पास करा लिए गए हैं उनको पूरा कर देना चाहिए, जिनमें से एक था नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति लगवाना। अब उन लोगों के पास जो बजट था वह सीमित था, जो साधन थे वह सीमित थे। अब किसी अच्छे मूर्तिकार की तलाश की गई। अच्छे मूर्तिकार या तो मिले नहीं, या फिर ये कहिए कि जितना उनका बजट था उसमें वह कार्य पूरा हो नहीं पा रहा था।
धीरे धीरे समय बीतता जा रहा था। कुछ समय ऊहापोह अर्थात उलझन में बीत गया कि क्या कार्य, ये कार्य कैसे पूर्ण किया जाए। इसलिए जब कुछ भी समझ नहीं आया, कुछ भी हल नहीं निकला, तो उसी कस्बे के स्कूल के एक ड्राइंग मास्टर मोतीलाल जी को यह मूर्ति बनाने का कार्य सौंप दिया गया। और मास्टर मोतीलाल ने भी यह वादा किया कि वह सही समय पर मूर्ति बनाकर पटक देंगे। स्थिति यह हुई कि मास्टर जी ने अपने वादे के अनुसार, अपने कथनानुसार उन्होंने सही समय पर मूर्ति बनाकर दे दी और मूर्ति उस कस्बे के मुख्य बाजार के चौराहे पर लगा दी गई। जो मूर्ति थी वह नेताजी सुभाष चंद्र बोस की टोपी की नोक से लेकर उनके कोट के 2 बटन तक की थी, जिसे कहते हैं बस्ट। अर्थात सिर की टोपी से लेकर यहाँ तक का जो हिस्सा था, उस इतनी ही मूर्ति का इतना ही हिस्सा बनाया गया और इसे कहते हैं बस्ट। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति बहुत अच्छी बनी थी। इसी मूर्ति के, या ये कहिए कि इस मूर्ति के एक छोटे से हिस्से अर्थात मूर्ति पर लगे चश्मे के बारे में यह कहानी घूमती रहती है। एक हलदार साहब होते हैं, वह अपने काम के सिलसिले में हर 15वें दिन शहर जाते थे और शहर जाते समय वह उस कस्बे से होकर गुजरते थे। कस्बे से होकर जब गुजरते थे तो वह वहाँ पर पान खाने के लिए रुक जाते थे। जैसा कि स्वाभाविक रूप से होता ही है, यदि सफ़र लंबा होता है तो व्यक्ति रास्ते में कहीं ना कहीं बीच में रुककर कुछ देर रुकता है, विश्राम कर लेता है, या फिर कुछ खाना पीना होता है तो वह खा लेता है। वही स्थिति उनकी भी। हालदार साहब को पान खाने का शौक़ था तो वह उस मुख्य बाजार के चौराहे पर रुकते थे और पान खाकर आगे बढ़ते थे। हालदार साहब जब उस चौराहे पर रुकते थे तो वहाँ एक पान वाले की दुकान थी। वह पान वाला बड़ा मोटा सा ठिगना सा व्यक्ति था। उसके मुंह में हर समय पान ठुसा रहता था। वह एक बार में 1 से अधिक पान खाता था। जब वह बोलता था या हंसता था तो उसकी लाल काले दांतों की पत्ती सी दिखाई देने लगती थी। वह बहुत मोटा था, इसलिए उसकी हंसते समय तोंद थिरकने लगती थी। थिरकना कहते हैं नाचना, हिलना। कोई भी मोटा व्यक्ति जब हंसता है तो उसकी जो तोंद है या पेट है वो हिलने लगता है। कुछ भी बोलने से पहले उसे पान का पीक थूकना पड़ता था। इस हद तक पान उसके मुंह में ठुसा हुआ होता था। तो हालदार साहब उस पान वाले के पास रुकते थे, पान खाते थे और आगे चले जाते थे। हालदार साहब की दृष्टि उस मूर्ति पर पड़ती है तो वह देखते हैं कि मूर्ति पर जो चश्मा है वह असली का चश्मा लगा हुआ है। वह पान वाले से पूछते हैं कि यह मूर्ति पर असली का चश्मा कैसे। पान वाला बताता है कि मूर्तिकार बनाना भूल गया इसलिए। अब मनुष्य का स्वभाव होता है, एक प्रश्न का उत्तर मिलते ही दूसरे प्रश्न उसके मन में जाग जाते हैं। यही स्थिति हालदार साहब की भी हुई। जब उन्हें यह पता चल गया कि मास्टर वो मूर्ति पर चश्मा बनाना भूल गया, इसलिए असली चश्मा लगा हुआ है, तो उनके मन में यह सवाल आया कि जब भी वह उधर से गुजरते हैं तो हर बार कुछ अलग तरह का चश्मा होता है। अलग तरह का चश्मा होता है तो मन में प्रश्न यह जागा कि अलग तरह का चश्मा कैसे होता है, यह चश्मा कौन लगाता है, क्यों लगाता है, ये बहुत सारे प्रश्न उनके मन में जागे। उन्होंने पान वाले से पूछा कि यह चश्मा कौन लगाता है। पान वाला कहने लगा कि यह चश्मा कैप्टन लगाता है। अब हालदार साहब को जैसे ही यह उत्तर मिला कि कैप्टन लगाता है, उनके मन में सवाल जागा कि कैप्टन कौन है। वह उससे पूछने लगे यह कैप्टन कौन है। कैप्टन किसी फौज का सिपाही है या सेना से रिटायर्ड कोई अफसर है, कौन है। तो वह कहने लगा, हंसने लगा और उसकी मजाक बनाते हुए कहने लगा, अरे वह पागल है, पागल, वह क्या जाएगा फौज में। इस तरह वह जब पान वाला उस कैप्टन का मजाक बनाने लगा तो हालदार साहब को ऐसा अच्छा नहीं लगा और वो वहाँ से
पान खाकर चले जाते हैं। अगली बार जब वो आते हैं तो देखते हैं कि मूर्ति पर चश्मा बदला हुआ था, चश्मा दूसरे तरीके का, दूसरे डिज़ाइन का लगा हुआ था। वह देखकर हंसते हैं, पान खाते हैं और उस पान वाले से पूछते हैं कि यह चश्मा बदल कैसे गया। उसने कहा कैप्टन ने बदल दिया। तो वह हंसने लगते हैं कि अरे मूर्ति कपड़े नहीं बदल सकती तो चश्मा तो बदल ही सकती है, मूर्ति पत्थर की और चश्मा रियल। इस तरह कहते थे। अब हवलदार साहब का यह नियम बन गया कि हर 15 दिन जब वो उस कस्बे से गुजरते थे तो उस कस्बे से गुजरते समय उनकी दृष्टि उस मूर्ति पर अवश्य पड़ती थी और वह चश्मे को देखते थे कि चश्मा हर बार अलग तरह का होता था। अब चश्मा हर बार अलग तरह का होता था तो उनके मन में ये प्रश्न था कि चश्मा बदल कैसे जाता है। उन्होंने पान वाले से पूछा तो उसने बताया कि कैप्टन इस पर चश्मा लगा देता है। और कैप्टन कौन है? कैप्टन एक चश्मे बेचने वाला व्यक्ति है। जब मूर्ति पर लगे चश्मे जैसे चश्मे की आवश्यकता किसी ग्राहक को होती है या कोई ग्राहक यह कहता है कि उसे मूर्ति पर लगे हुए चश्मे जैसा चश्मा चाहिए, तो जो कैप्टन है वह उस चश्मे को उतार कर उसे दे देता है और नेताजी से स्वाभाविक रूप से क्षमा मांगते हुए उस पर दूसरा चश्मा लगा देता है। इस तरह मूर्ति पर चश्मे बदलते रहते हैं। हवलदार साहब चले जाते हैं। अब हवलदार साहब के मन में ये कौतूहल चल ही रहा था कि आखिर कैप्टन ये चश्मे बदलने का कार्य क्यों करता रहता है। एक बार वे पान खा रहे थे कि अचानक से ही पान वाला कहने लगा कि देखो वो आ रहा है कैप्टन। अब कैप्टन नाम सुनकर हर व्यक्ति के मन में एक आकृति या एक इमेज बन जाती है। एक हष्ट पुष्ट सा व्यक्ति होगा, लंबा चौड़ा तगड़ा व्यक्ति होगा, रौबीला व्यक्तित्व होगा, इस तरह का कोई व्यक्ति होगा। लेकिन जब हवलदार साहब मुड़कर उस व्यक्ति की ओर देखते हैं तो एक बहुत बूढ़ा मरियल सा व्यक्ति सामने से चला आ रहा था, जिसके एक हाथ में संदूकची थी और दूसरे हाथ में एक बांस पर टंगे हुए बहुत सारे चश्मे थे। बांस पर टंगे हुए अर्थात जैसे कि मेले में कोई खिलौने वाला जब खिलौने बेचता है तो एक सीधे बांस पर वह पट्टियाँ सी, बांस के एक सीधा बांस होता है और उस पर इस तरह से पट्टियाँ जुड़ी हुई होती हैं और उन पट्टियों पर जिस तरह खिलौने टंगे होते हैं उस तरह चश्मे टंगे हुए थे। वह आया और उसने एक दुकान की दीवार के सहारे उस बांस को टिका दिया और वह खड़ा हो गया। अब उसे देखकर हवलदार साहब को लगा कि इस बेचारे के पास तो दुकान भी नहीं है, यह कितना बूढ़ा और मरियल सा कमज़ोर सा व्यक्ति है। उसको देखकर हवलदार साहब को बहुत दुख हुआ, लेकिन वे वहाँ से चले गए। अब हवलदार साहब जब एक बार उधर से गुजर रहे थे, उन्होंने देखा कि जो बाज़ार था, मुख्य बाज़ार के चौराहे पर जो दुकानें थीं वह सब दुकानें बंद थीं, यहाँ तक कि पान वाले की दुकान भी बंद थी। वह जो हवलदार साहब थे उनकी आदत बन चुकी थी मूर्ति की ओर देखना। उन्होंने अपनी आदत के अनुसार मूर्ति की ओर देखा तो देखा कि मूर्ति पर चश्मा लगा हुआ नहीं था। वहाँ आसपास कोई भी नहीं था, इसलिए वो किसी से कुछ पूछ भी नहीं सके। अगली बार हवलदार साहब जब उधर से गुजरे तो वह पान खाने के लिए रुके। मूर्ति पर फिर नज़र जाती है तो पता चलता है तो दिखाई देता है कि मूर्ति पर चश्मा नहीं है। हवलदार साहब पान खाते हैं और उस पान वाले से पूछते हैं कि मूर्ति पर चश्मा क्यों नहीं है। पान वाला उनसे कुछ भी कहने से पहले अपना मुंह पीछे करके पान का पीक थूकता है और अपनी पहनी हुई धोती के किनारे से अपनी आंखों में आए हुए आंसुओं को पोंछता है और भी बड़े रूंधे हुए स्वर से कहता है कि साहब कैप्टन मर गया। अब उस पान वाले के बारे में जब हवलदार साहब सोचते हैं तो वह सोचते हैं कि कहाँ तो एक और यह है उसका मजाक बना रहा था और कहाँ आज ये है उसकी मृत्यु पर दुखी है। दूसरी ही ओर हवलदार साहब सोचते हैं कि क्या होगा उस कौम का जो अपनी कौम की खातिर जवानी, जिंदगी, घर गृहस्थी सब कुछ होम कर देने वालों पर हंसती है और अपने लिए बिकने के मौके ढूंढती है।
अर्थात इस बात के माध्यम से वह ये सोचते हैं कि उस कौम का क्या होगा। कौम कौम कहते हैं एक बिरादरी को, एक जाति को, लेकिन यहाँ पर हमारे पाठ में कौम से तात्पर्य किसी जाति या किसी बिरादरी से नहीं है, बल्कि उन लोगों के एक समूह से है जो अपने देश की खातिर अपनी घर गृहस्थी, जवानी, ज़िंदगी, सब कुछ, खुशियाँ, जिम्मेदारियाँ, सब कुछ, अपने परिवार के सदस्यों का प्यार, साथ, सब कुछ छोड़कर देश के लिए अपना जीवन समर्पित कर देते हैं। उन लोगों पर हंसते हैं और अपने लिए उनकी स्थिति ऐसी होती है कि जब भी कोई मौका मिल जाए तो वो देश के साथ गद्दारी करने का एक भी मौका भी नहीं चूकते हैं। तो कहते हैं ऐसी कौम का क्या होगा, अर्थात इन जैसे लोगों के कारण ही हमारा देश पीछे है। अब हालदार साहब भी कैप्टन की मृत्यु से दुखी होते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। हालदार साहब के मन में कैप्टन के प्रति इतना प्रेम इसलिए था कि जिस तरह कैप्टन एक देशभक्त था, उसी तरह हालदार साहब भी एक सच्चे देशभक्त थे। अब वे वहाँ से चले जाते हैं। अगली बार 15वें दिन जब वह उस कस्बे के आगे से कस्बे से उन्हें गुजरना होता है, तो उन्हें यह याद था कि मूर्ति पर चश्मा नहीं होगा, इसलिए वह अपने ड्राइवर से कह देते हैं कि आज वहाँ पर पान की दुकान पर मत रुकना, पान कहीं और खा लेंगे, काम बहुत है। ड्राइवर ने उनके आदेश का पालन किया और वह सामान्य रूप से जिस गति से जीप को चलाता हुआ आ रहा था, उसी गति से वह जीप को चलाते हुए उस कस्बे से गुजरने लगा। जैसे ही जो जीप थी वह कस्बे के उस चौराहे के आगे से गुजरी, आदत के अनुसार हालदार साहब की नज़र उस मूर्ति पर पड़ी और उन्हें कुछ दिखाई दिया। उन्हें कुछ ऐसा दिखा कि वह ज़ोर से चिल्लाने लगे, गाड़ी रोको, गाड़ी रोको, गाड़ी रोको। अब गाड़ी जो थी वह पूरी रफ्तार पर थी, तेज़ रफ्तार में चल रही थी, इसलिए उसे रुकते रुकते कुछ समय लगा और गाड़ी कुछ आगे जाकर रुकी। हालदार साहब ने बिना कुछ भी देर किए, बिना कुछ सोचे, जल्दी से उन्होंने गाड़ी का दरवाज़ा खोला और गाड़ी से बाहर आ गए और बाहर आकर उस मूर्ति के सामने खड़े हो गए और देखने लगे कि मूर्ति पर चश्मा लगा हुआ था। मूर्ति पर जो चश्मा लगा हुआ था उसे देखकर वे आश्चर्यचकित थे। कारण यह था कि मूर्ति पर सरकंडे से बना हुआ एक चश्मा लगा था। सरकंडा बांस की बहुत पतली सी कमानी जो बहुत बारीक होती है, उस कमानी से बना हुआ एक चश्मा लगा हुआ था और चश्मे को देखकर स्पष्ट रूप से हम समझ में आ रहा था उन्हें कि यह चश्मा उसी गांव के किसी छोटे से बच्चे ने बनाया है। हालदार साहब यह देखकर बहुत भावुक हो गए और नतमस्तक होकर उस मूर्ति के आगे खड़े हो गए। उन्हें लग रहा था कि चाहे भले ही हमें महसूस न होता हो, लेकिन हमारी आने वाली पीढ़ी के मन में भी देशभक्ति की भावना जीवित है। हमारी आने वाली पीढ़ी इस हद तक देशभक्त है कि कुछ भी अपनी सामर्थ्य ना होते हुए भी उस छोटे बच्चे ने वह किसी भी प्रकार से यदि चश्मा नहीं उपलब्ध करा पाया, नहीं लगा पाया, नहीं ला पाया, तो उसने बांस की एक पतली सी पट्टी से ही एक चश्मा बनाकर उस मूर्ति की कमी को पूरा कर दिया। उसने नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति को पूर्णता प्रदान कर दी और इस तरह उसने अपने देश के प्रति प्रेम को, सम्मान को उसने सबके सामने प्रदर्शित कर दिया। तो ऐसा सोचकर जो हालदार साहब थे वो नतमस्तक हो गए और उस नई पीढ़ी को बहुत अधिक सराहना करने लगे। मन ही मन वह सोच रहे थे कि हमारे देश में देश प्रेमियों की कहीं कोई कमी नहीं है। जिस तरह हमारी पिछली पीढ़ी अपने देश के लिए पूर्ण रूप से समर्पित थी, अपने देश के प्रति उसके मन में प्रेम था, स्वतंत्रता सेनानियों का वह सम्मान करना जानती थी, इसी तरह हमारी आने वाली पीढ़ी भी स्वतंत्रता सेनानियों का सम्मान करती है और उनके प्रति अपने मन में आदर का, सम्मान का भाव रखती है। और यही कारण था कि उस छोटे से बच्चे ने मूर्ति पर सरकंडे का चश्मा लगा दिया। तो यहीं पर हमारा पाठ नेताजी का चश्मा, जिसके लेखक स्वयं प्रकाश जी हैं, यहीं पर समाप्त होता है। धन्यवाद।